डियर फ्रेंड्स, हमने लास्ट वीडियो में पार्टनरशिप एक्ट फॉर सीए फाउंडेशन में कवर करा रिलेशन ऑफ पार्टनर टू दी अदर पार्टनर। नाउ इस वीडियो में आई विल एक्सप्लेन द लॉ रिलेटिंग टू दी पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। वो क्या चीज़ है, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट द लॉ अबाउट फर्म प्रॉपर्टी। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, वो लाइन मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। Partnership Act in most of the cases will come into picture only when agreement is signed. You will see in most of the cases वो लाइन हर जगह रिपीट होगी, यहाँ पे भी वो लाइन रिपीट हो रही है, unless partnership agreement otherwise provide। फिर what's an implication of this thing? अगर हमारा एग्रीमेंट साइलेंट है तब ये जो लॉ हम पढ़ने जा रहे हैं ये लॉ एप्लीकेबल होगा, नहीं तो जो एग्रीमेंट में लिखा है वो एप्लीकेबल होगा। तो वही थीम पूरी पार्टनरशिप एक्ट में है इन मोस्ट ऑफ द केसेस। लेट्स स्टार्ट। Unless partnership agreement otherwise provide, partnership property shall include the following. Means if agreement is silent, then in the following will be the property of the partnership firm. Property originally bought into the partnership by the partners। ये हम क्या कहना चाह रहे हैं, ये हम जो कहना चाह रहे हैं वो ये कहना चाह रहे हैं कि पार्टनर एसेट लेके आया इन द कैपिटल लेके आया इन द फॉर्म ऑफ एसेट। फॉर एग्जांपल वो फर्नीचर लेके आया तो हमने एंट्री पास कर देते हम अकाउंटेंसी में, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। नाउ दिस इज द प्रॉपर्टी originally bought into the partnership by the partners, hence this furniture will be a property of the partnership firm। अगेन दोबारा लाइन रिपीट कर रहा हूँ, ये सारे क्लॉज कब एप्लीकेबल हो रहे हैं, जब आपका पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज साइलेंट। hence property originally bought into partnership by the partner will be a property of the partnership firm। पहला पॉइंट सिंपल है, समझ में आ गया। प्रॉपर्टी acquired by the firm in the ordinary course of business even though payment is made by the partners। There are situations at times when the firm may not have a sufficient cash or bank balance and it's a necessary to acquire some assets। In that case payment is made by the partner। It means जो हमने एसेट परचेज करी, इससे हमने कंप्यूटर्स परचेज करे। अब उस कंप्यूटर्स को जो हमने परचेज करा, हमने कंप्यूटर्स का जो इनवॉइस है वो किसके नाम में लिया, फर्म के नाम में लिया। बट वो जो पैसा है वो टेम्परेली किसने पे कर दिया, वो पैसा पे कर दिया पार्टनर्स ने। तो हम जो एंट्री बनेंगे वो क्या एंट्री बनाएंगे, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू आइदर सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट और सीज करंट अकाउंट। इन दिस केस और वी कैन टेम्परेली यूज सीज अकाउंट कि सी को हमें पैसा देना है। नाउ दिस इज द प्रॉपर्टी एक्वायर्ड बाय द फर्म इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस का मतलब है जो प्रॉपर्टी फर्म को रिक्वायर्ड है इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, वो फर्म ने अपने नाम में परचेज करी है इवन दो पेमेंट इज मेड बाय द पार्टनर्स। दिस इज ऑल्सो अ प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। थर्ड केस, property acquired from the money belonging to the firm even though property is in the name of the partner। ये मैं रब करता हूं, ये मैं आपको समझाता हूं। Partnership firm is not a legal entity in India, it's only an agreement। In India as per the other laws, immovable property, हम जनरल बात कर रहे हैं लैंड बिल्डिंग की, that can only be held in the name of either a natural person which is you and me and an artificial person which could be a company। Hence whenever the land or a building is purchased by a partnership firm, it's registered in the name of the partner। मीन्स पार्टनरशिप फर्म जो भी लैंड इमोल प्रॉपर्टी परचेज करता है वो किसके नाम में रजिस्टर्ड होती है, पार्टनर के नाम में। thus दिस इज अ केस वेयर द मनी इज यूज्ड फ्रॉम द फर्म्स बैंक अकाउंट बट द प्रॉपर्टी इमोल प्रॉपर्टी इज इन द नेम ऑफ द पार्टनर। इन दिस सिनेरियो ऑल्सो द लैंड बिल्डिंग विल बी अ प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म।
सेकंड थर्ड के लास्ट केस आता है गुडविल ऑफ द फर्म. Goodwill of the firm, if agreement is silent, is a property of the firm. एक एग्जांपल देता हूं कि कैसे. Suppose A is a chartered accountant. He is carrying on his own practice. Now he induct B and C as a partner to expand his practice. But while making the partnership, A make a provision that goodwill of the firm will be property of A alone, and this is a reasonable provision. Property of A, this is a reasonable provision because A has started the practice. Has earned some goodwill in the market because of his practice. Now for the purpose of expansion of his practice, उसने B और C को partner बना लिया, but he does not want that goodwill of his business shall be shared by B and C. Hence, he make a provision in the partnership agreement that goodwill of the firm will be property of it. In this case, agreement specifically provide that goodwill will be property of A, not of the firm. In this case, goodwill not be the property of the firm. But if agreement is silent, then what the partnership act provides, that goodwill will be property of the firm. So you will appreciate these clauses will be applicable only when agreement is silent. Just summarily, I repeat, originally property bought into the firm by the partner as his capital, property acquired in the name of the firm even though payment is made by partner, property is acquired from a money belonging to the firm even though property is in the name of the partner, goodwill of the firm. In these four cases, property will be the property of the firm if agreement is silent. Now let's proceed further. अब एक चीज उससे पहले बताता हूं कि इसकी रेलेवेंस क्या है. हम आगे पढ़ेंगे, अगर जब फर्म इंसॉल्वेंट होगी तो इंसॉल्वेंसी में फर्म प्रॉपर्टी शैल बी फर्स्ट यूज फॉर सेटलिंग द डेट्स ऑफ द फर्म. तो उस केस में रेलेवेंस आएगी कि फर्म की प्रॉपर्टी कहाँ है. वो हम आगे सब्सिक्वेंट वीडियो में टेकअप करूंगा, तब मैं इसको ओरिजिनली दोबारा रेफर करूंगा. नाउ व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टनर? अनलेस पार्टनरशिप एग्रीमेंट अदरवाइज प्रोवाइड. सेम प्रायोरिटी हम किसको दे रहे हैं? एग्रीमेंट को. इफ एग्रीमेंट इज साइलेंट, if partner personal property is used by the firm, it will not become the firm property. For example, पार्टनर के पास एक बिल्डिंग है, उसने फर्म को अलाउ कर दिया, लेट यूज दैट बिल्डिंग ऑफ द पार्टनर फॉर द पर्पस ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म. पार्टनर उसको एज अ कैपिटल इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा है. पार्टनर हैज ओनली अलाउ द फर्म टू यूज दैट प्रॉपर्टी. In this case, if agreement is silent, that property will not become the property of the firm simply because it's the property of the partner. I hope ये भी क्लियर है. इसकी भी रेलेवेंस कब आएगी? इसकी भी रेलेवेंस आएगी if a partner become insolvent. Then we need, पार्टनर जब इंसॉल्वेंट हो जाएगा तो पहले पार्टनर की पर्सनल प्रॉपर्टी विल बी यूज टू सेटल दी पार्टनर्स पर्सनल डेट. वो हम बाद में कवर अप करेंगे, वो क्लियर करूंगा मैं आपको जब दोबारा से आएंगे, बट इसका रेलेवेंस वहीं पे आ रहा है. अब आगे पढ़ते हैं. यूज ऑफ फर्म प्रॉपर्टी अनलेस पार्टनरशिप एग्रीमेंट अदरवाइज प्रोवाइड. सेम प्रायोरिटीज गिवन टू द एग्रीमेंट. फर्म प्रॉपर्टी shall be used only for the business of the firm. Means firm property cannot be used by the partner for his personal purpose. दिस इज अ जनरल. अगर कल वो पर्सनल पर्पस के लिए यूज करता है, हम आगे पढ़ेंगे उससे क्या इम्प्लीकेशन आएगी. ठीक है, तो ये आपको तीनों चीजें क्लियर हो गई. व्हाट आर दी फर्म प्रॉपर्टी, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ पार्टनर, एंड व्हाट अबाउट द यूज ऑफ फर्म प्रॉपर्टी. नाउ नेक्स्ट कम्स टू द अदर केस, प्रॉफिट अर्न बाय द पार्टनर. फिर देखिए क्या लिखा है, अनलेस पार्टनरशिप एग्रीमेंट अदरवाइज प्रोवाइड. आप पूरी जगह देखेंगे, हर जगह एग्रीमेंट को प्रायोरिटी दी गई है. अगर एग्रीमेंट साइलेंट है, देन व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस इन दिस क्लॉज. पर्सनल प्रॉफिट
earned by the partner from the following cases shall be given to the firm. Profit earned from the transaction with firm. इसका मैं एग्जांपल लेता हूं. सपोज फर्म इज डीलिंग इन अ राइस बिजनेस. मिस्टर ए ने राइस परचेज करा एट द रेट ऑफ 52 और वो राइस उसने बिजनेस को बेच दिया एट द रेट ऑफ 54. इस केस में ए मेक्स अ प्रॉफिट व्हाइल डूइंग अ ट्रांजेक्शन विद द फर्म. इफ एग्रीमेंट इज साइलेंट देन 2 रुपए पर केजी का जितना भी ए ने प्रॉफिट कमाया है दैट प्रॉफिट ही हैज टू हैंड ओवर टू द फर्म. तो agreement is silent, then any profit earned by the partner from transaction with the firm has to be handed over to the partnership firm. Profit earned from the use of firm name, connection और property. यहाँ पे 3 वर्ड ले रखे हैं दोस्त. फर्म्स का नाम, फर्म का कनेक्शन और फर्म की प्रॉपर्टी. 1 मिनट में इसको रब करता हूं. अब यहाँ पे फर्म के नेम से कैसे आया. फॉर एग्जाम्पल, दोबारा से एग्जाम्पल लेते हैं. फर्म बिजनेस कर रही है राइस का. ए को हमने परमिशन दे दी कि यू कैन ऑल्सो कैरी ऑन अ राइस बिजनेस. हमने ए को परमिशन दे दी, पार्टनर है. नाउ क्या हुआ कि इनका जो वेंडर था वो एक्स था. फर्म जो है एक्स से राइस परचेज करती थी बल्क में, तो एक्स वाज गिविंग सम ट्रेड डिस्काउंट टू द फर्म. एक्स को पता था ए पार्टनर है. नाउ ए इससे पर्सनल लेवल पे राइस लेने के जो वो पर्सनल डीलिंग करेगा. इसको भी कॉरेस्पॉन्डिंग क्या मिल गया, डिस्काउंट मिल गया. नाउ दिस इज द केस अ प्रॉफिट इज अर्न फ्रॉम द यूज ऑफ फर्म नेम. यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एग्रीमेंट में परमिशन दी है ए कैन कैरी ऑन अ अदर बिजनेस, बट एग्रीमेंट इज साइलेंट कि व्हाट अबाउट इफ ही इज मेकिंग प्रॉफिट फ्रॉम द यूज ऑफ फर्म्स नेम. तो हमें मतलब केस स्टडी में ध्यान रखना है क्या है, ए को सिर्फ परमिशन दी है कि आप पर्सनल बिजनेस राइस में कर सकते हो, बट ये पावर ए को नहीं दी है कि आप फर्म के कनेक्शन से, फर्म के नेम से कुछ बेनिफिट उठा सकते हो. अगर एग्रीमेंट इस बारे में साइलेंट है और ए ने फर्म के नाम का फायदा उठा के, क्योंकि एक्स जो वेंडर है ही नोज द फर्म, तो ए ने एक्स वेंडर से राइस सस्ते में परचेज करे और मार्केट में बेच के प्रॉफिट अर्न कर लिया. नाउ दिस इज द प्रॉफिट अर्न फ्रॉम द यूज ऑफ फर्म नेम. इस सिनेरियो में ए ने जितना भी प्रॉफिट अर्न करा है उसे वो प्रॉफिट फर्म को हैंड ओवर करना पड़ेगा. सेम कनेक्शन भी आ रहा है. अब एक चीज आती है प्रॉपर्टी, कि पार्टनर ने फर्म की प्रॉपर्टी से कुछ बेनिफिट गेन करा है. ये मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं, वो आपको समझ में आएगा. अब मान लीजिए फर्म के पास एक बहुत बड़ा फैक्ट्री के आगे ग्राउंड है. इट्स अ लैंड, ग्राउंड ले लेते हैं. पार्टनर ए ने क्या करा, ये ग्राउंड रेंट पे दे दिया 2 दिन के लिए अपने फ्रेंड को, पी को कोई फंक्शन करना था. पी ने इसका रेंट किसको दे दिया, ए को दे दिया डायरेक्टली. ए ने वो रेंट अपने पास रख लिया. ना ये क्या चीज हुई, प्रॉफिट अर्न फ्रॉम द यूज ऑफ फर्म्स प्रॉपर्टी. इस केस में अगर ये एग्रीमेंट साइलेंट है तो ए को ये रेंट किसको हैंड ओवर करना पड़ेगा, फर्म को. ये चीज आ रही है. अब देखो एक केस बनाते हैं. यहाँ पे हम ये पढ़ रहे हैं कि जो प्रॉपर्टी है फर्म की वो किसके लिए यूज करनी है, ओनली फॉर द बिजनेस ऑफ द फर्म. ये एग्रीमेंट साइलेंट है तो इसका मतलब प्रॉपर्टी किसके लिए यूज करनी है, बिजनेस ऑफ द फर्म. नाउ ए ने क्या करा, ए ने ये फर्म की प्रॉपर्टी यूज करके, फर्म की ये वाली प्रॉपर्टी यूज करके रेंट कमाया और वो रेंट अपने पास रख लिया. नाउ इफ देयर अराइज सम डिस्प्यूट मैटर,
goes to the court, then what the law provide? एग्रीमेंट साइलेंट है इवन फर्म की प्रॉपर्टी यूज करने के लिए, तो एग्रीमेंट जब यूज करने के लिए साइलेंट है तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी एग्रीमेंट में कुछ नहीं लिखा कि व्हाट अबाउट पर्सनल प्रॉफिट. इन दैट केस द पर्सनल प्रॉफिट earned by the A from the use of the firm's property will need to be hand over to the partnership firm. ये दो चीज आपको समझ में आ गई. नाउ प्रॉफिट earned from carrying on a similar business which firm is carrying on. ये मैं एक बार सबर अप करता हूं. ये पॉइंट आपको समझाता हूं मैं एक बारी. प्रॉफिट अर्न फ्रॉम कैरिंग ऑन अ, क्या वर्ड लिख रहे हैं? सिमिलर बिजनेस. एग्जांपल देते हैं. फर्म बिजनेस कर रही है किसका? राइस का. ए को उन्होंने परमिशन दे दी, यू कैन कैरी ऑन अ मोबाइल बिजनेस पर्सनली. अब यहाँ पे ए जो ये पर्सनली मोबाइल बिजनेस में प्रॉफिट अर्न करा, दिस इज नीड नॉट बी ट्रांसफर टू दी फर्म, क्योंकि परमिशन दे दी है ये चीज है. अब एक दूसरा सिनेरियो बिल्ड करते हैं. यहाँ पे कि एक मिनट होल्ड कीजिए. हमने पहली बात फर्म को क्या कहते हैं, पार्टनरशिप फर्म ने ए को परमिशन दे दी कि फर्म बिजनेस किसका कर रही है? राइस का. यहाँ पे उसको परमिशन दे दी, आप ए का बिजनेस, राइस का बिजनेस कर सकते हो. ठीक है. अब इस केस में अगर सिर्फ परमिशन दी है, राइस का बिजनेस कर सकते हो. एक इमेजिनरी सिचुएशन ले रहा हूं और ये नहीं बोला कि आपको जो प्रॉफिट होगा वो आपको फर्म को देना है. मतलब सॉरी, ये दोबारा रिपीट कर रहा हूँ. ये नहीं बोला कि जो भी प्रॉफिट आप इस बिजनेस में कमाओगे वो प्रॉफिट आपको अपने पास रखना. साइलेंट है, सिर्फ इतना परमिशन दे दी कि आप ये राइस का बिजनेस कर सकते हो. इस केस में इस एक इमेजिनरी सिचुएशन बना रहा हूं, जो भी ये बिजनेस कमाए, प्रॉफिट कमाएगा, इसको किसको हैंड ओवर करना पड़ेगा? फर्म को, क्योंकि सिर्फ हमने परमिशन दी है राइस का. आपको लगेगा इमेजिनरी है, ऑब्वियसली मैंने इमेजिनरी सिचुएशन बनाई है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमने उसको क्या परमिशन दी है? आप राइस का बिजनेस कर लो. अगर हम उसको ये परमिशन देते कि आप राइस का बिजनेस कर लो, उसमें जो प्रॉफिट आएगा आपको अपने पास रखना है, उस सिचुएशन में ये नहीं रखना है. एक अब एक्चुअल रियल सिचुएशन बनाते हैं हम लोग कि बिजनेस जो कर रही है फर्म राइस का कर रही है. ए ने विदाउट परमिशन राइस का बिजनेस स्टार्ट कर दिया, इसको जो परमिशन नहीं दी है. तो हमने ऊपर पढ़ा था कि अगर एग्रीमेंट साइलेंट होगा तब ए कैन नॉट स्टार्ट एनी बिजनेस इंक्लूडिंग द सेम बिजनेस विच फर्म इज कैरिंग ऑन. बट यहाँ पे बिना फर्म की परमिशन के ए ने बिजनेस करना स्टार्ट कर दिया. इन दैट केस इसमें जो भी प्रॉफिट होगा वो उसे फर्म को हैंड ओवर करना है. इट मीन्स अगर मैं इसको समरीली क्या कहते हैं रिवाइज कराऊं, तो अगर एग्रीमेंट साइलेंट है तो अगर फर्म पार्टनर ने कोई पर्सनल प्रॉफिट अर्न करा है इन तीन सिनेरियो में, तो उसे वो प्रॉफिट पार्टनरशिप फर्म को हैंड ओवर करना पड़ेगा. कौन सा? प्रॉफिट अर्न फ्रॉम ट्रांजेक्शन विद द फर्म, प्रॉफिट अर्न फ्रॉम द यूज ऑफ फर्म नेम्स, कनेक्शन और प्रॉपर्टी, प्रॉफिट अर्न फ्रॉम कैरिंग ऑन अ सिमिलर बिजनेस विच फर्म इज कैरिंग ऑन. तो इन तीन सिनेरियो में एग्रीमेंट साइलेंट होगा तो प्रॉफिट नीड्स टू बी हैंड ओवर टू दी पार्टनरशिप फर्म. आगे पढ़ते हैं. ये सिंपल है. अगेन प्रायोरिटी टू दी, हम यहाँ बात क्या कर रहे हैं? राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स आर चेंज इन अ फर्म. राइट्स एंड ड्यूटीज इफ देयर इज एनी चेंज इन अ फर्म, वो हम कहना चाह रहे हैं. आर गलती से लग गया, चेंज इन अ फर्म. पढ़ते हैं. अगेन प्रायोरिटी टू दी एग्रीमेंट. क्वेश्चन क्या कहना और लॉ क्या कहना चाह रहा है? इन फॉलोइंग केसेस म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर विल रिमेन सेम. In case of change in a constitution of the firm, that is admission, retirement, the mutual rights and duties of all partners in a new firm will remain same as it was a before. हम एग्जाम्पल लेते हैं. हमने अकाउंटेंसी में पढ़ा है
ए और बी 3:1 है रेशो है, सी इज अ न्यू पार्टनर फॉर 1 फिक्स है. Now there is a no agreement about change in PSR between A and B. In this case, the new ratio will be 3:2:1. What is the important thing? The new ratio between A and B is the same what was earlier. ये लॉ कहना चाह रहा है. ये आपको समझ में आ गया कि अगर कोई एडमिशन रिटायरमेंट हो रहा है and their mutual rights or agreement silent है, then mutual rights and duties of old partner in new firm will remain same. In case partnership is for a fixed period, originally जो partnership agreement हुआ वो हुआ 2 साल के लिए. Now after completion of 2 years, partner decide to carry on a business. Simply उन्होंने ये बोल दिया भाई 2 साल अब let's continue the business. और कुछ नहीं बोला. इन दिस केस देयर म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज विल रिमेन सेम जो पहले था. लॉजिकल है बिल्कुल. आगे पढ़ते. इन केस पार्टनरशिप फॉर्म इज टू कैरी ऑन अ पर्टिकुलर बिजनेस. उन्होंने काम करने के डिसाइड करा कि से हम एक कंस्ट्रक्शन रोड बनाए, हम एक कंस्ट्रक्शन का बिजनेस स्टार्ट करते हैं और हम एक पर्टिकुलर रोड बनाएंगे, उसके बाद वी विल क्लोज द बिजनेस. बट आफ्टर द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस रोड they start a new business, they venture into the business of construction of residential houses. Then also if agreement is silent, the mutual rights and duties in new business will remain same as it was in old business. तो ये लॉजिकली सिंपल है. तो आज हमने पार्टनरशिप एक्ट में 3 चीजें समझी. पार्टनरशिप प्रॉपर्टी का लॉ क्या है? इफ एग्रीमेंट इज साइलेंट. What about if profit is earned by the partners from 3 different activities? And what about the change in the rights and duties of the partner if there is a change in the firm? तो होप आपको ये टॉपिक में तीनों चीजें क्लियर हुई होंगी. इन माय नेक्स्ट टॉपिक, इन नेक्स्ट वीडियो आई विल कवर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, relation of partner with the third parties, and which is very important, which I will take up in my next video. Hope आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. Again I will request, if you find my videos knowledgeable and helpful to the student, please subscribe my video. Thank you.